So students, today we are going to study about chapter number first of history class 10th. Chapter number first, and today we are going to discuss heading number 4.2. Heading number 4.2, Italy unified. In our last chapter we have discussed about unification of Germany. Now today we are going to discuss about Italy unified, कि इटली का जो एकीकरण हुआ है वो किस तरह से हुआ, वो हम यहाँ पर आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, इसको शुरू करने से पहले यहाँ पर ये फिगर दिया हुआ है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट फिगर है। ये इनके हाथ में हंटर हैं, ठीक है। कैरिकेचर ऑटो वन बिस्मार्क, जो बिस्मार्क है उसी की ये फिगर जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। बिस्मार्क की जो फिगर है ये वाली, ठीक है। जर्मन रिचर्ड्स पार्लियामेंट फ्रॉम फिरगो वियान, ये 5 मार्च 1817 का ये फिगर है। मतलब बिस्मार्क को इसमें हंटर लहराते हुए दिखाया गया है। हंटर का मतलब है ना, जैसे यहाँ पर कहावत की जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब वहाँ पर इसकी शक्ति जो थी वो असीमित शक्ति का मालिक था ये बिस्मार्क। देखते हैं, लाइक जर्मनी इटली टू हैड लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जैसे जर्मनी थी वैसे ही इटली की भी बहुत एक लंबी जो है जर्नी है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन की, राजनीतिक उतार चढ़ाव का एक इसका भी बहुत बड़ा एक इतिहास है। इटालियन वर्स क्रिएटेड ओवर सेवरल नेशनल स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हॉब्सबर्ग एम्पायर। और जो इटली था वो भी जैसे कई जो राजाओं थे उनके राज थे, डायनेस्टी इसमें बटा हुआ था। उसके साथ साथ ये मल्टीनेशनल हॉब्सबर्ग एम्पायर में बटा हुआ था। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट, ऑफ विच ओनली वन, सिर्देनिया पायडमोंट, वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली हाउसेज। और मिडिल सेंचुरी में 19th सेंचुरी में इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से केवल जो सर्दिनिया थे और पेडमोंट थे इसको इटालियन प्रिंस रूल करते थे, बाकी दूसरे थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हॉब्सबर्ग, जो उत्तरी भाग था इसका वो ऑस्ट्रियन हॉब्सबर्ग के अंडर में था। द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउथर्न रीजन वाज अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बॉर्डन किंग ऑफ स्पेन। तो जो नॉर्थ था, जो उसका उत्तरी हिस्सा था, ठीक है, जो इसका उत्तरी हिस्सा था ऑस्ट्रिया हॉब्सबर्ग के अंडर था, और जो सेंट्रल था वो पोप जानते हैं ना, जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता है पोप, उसके अंडर था। और जो साउथर्न जो दक्षिणी हिस्सा था वो डोमिनेशन ऑफ बॉर्डन किंग ऑफ स्पेन इनके अंडर में था। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फ्रॉम द स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। और जो यहाँ की एक लैंग्वेज थी, जो इटली की भाषा थी, उसको भी कहीं ना कहीं जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला था, और लोकल और रीजनल लैंग्वेजेस जो थी उनका ज़्यादा वर्चस्व था। ड्यूरिंग द 1830, अब 1830 के आसपास की बात करें, जिप्सी मैज़ेनी हैज sought to put together the current program of the unitary Italian पब्लिक। तो इन्होंने ये मतलब कार्यक्रम चलाया जिसके तहत इन्होंने सिस्टमेटिक ढंग से इटली को जो है एक करने का काम किया। ही हैड ऑल्सो फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली फॉर द डायमेंशन ऑफ द हिज गोल, और अपने डिसमिनेशन ऑफ हिज गोल, मतलब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने एक पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा यंग इटली, ठीक है। The failure of revolutionary uprising in both 1831 and 1848 meant the mantle now fell of Sardinia Parliament under its rule. King Victor Edmund II to unified Italian states through war. In the eyes of the ruling elites of the region, a unified Italy offered them the possible of economic development and political dominance. तो 1848 में जब ये दोनों फेल हो गए तो
ठीक है, जो इनके प्रयास से फेल हो गए। सर्दिनिया पार्लियामेंट अंडर द रूल ऑफ जो किंग विक्टर एडमंड सेकंड के अंडर था, यूनिफाइड इटली स्टेट की वॉर के थ्रू इसको एक किया जाए, और उसके उनको ये दिखाएगा कि अगर इटली एक हो जाएगा तो इससे इकोनॉमिक मतलब एक तो अर्थव्यवस्था को फ़ायदा मिलेगा, मतलब एक तो पैसा इनकम इनकी अच्छी हो जाएगी, और पॉलिटिकल डिमेंशन मतलब राजनीतिक इनका भी अधिकार है जो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बन जाएगा। चीफ मिनिस्टर Cavour, who led the movement to unify the region of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। जो चीफ मिनिस्टर थे इसका नाम क्या था, ये कॉवर जो इस मूवमेंट को लेड कर रहे थे वो ना ही एक क्रांतिकारी थे ना ही डेमोक्रेट थे। लाइक मैनी अदर वेल्दी एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलाइट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन इटालियन। और जैसे अदर जो एजुकेटेड मतलब पढ़े लिखे जो उच्च वर्ग के लोग थे उनकी तरह ये भी इटालियन लैंग्वेज से ज़्यादा फ्रांस की लैंग्वेज बोला करते थे। थ्रू द ट्रेसफुल और डिप्लोमेटिक एलियंस ऑफ फ्रांस engineered by Cavour, Sardinia parliament success in defeating the Austria forces in 1859। और इसके मतलब डिप्लोमेटिक एलियंस का मतलब जो राजनीतिक जो इनके जो संपर्क थे उससे फ्रांस जो थी कावर के इस प्रयास की वजह से सर्दिनिया पार्लियामेंट में जो है उनको हराने में 1859 में कामयाब रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स ए लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जिप्सी गिरबादली जॉइनिंग द फ्री। और इसमें बहुत सारे जो रेगुलर ट्रूप्स थे उसके अलावा भी कई लोगों ने वॉलंटियर जो होते हैं जिसको बोलते हैं सेवादार, ठीक है, जो इनके पीछे लगे हुए थे उन लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इन 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलियास एंड सक्सेस इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट स्पेनिश रूलर्स। और 1860 में उन्होंने साउथ इटली की तरफ गए, जो किंगडम्स थी कहाँ के राजा थे, सिसिलिया के, उनमें जीत हासिल की। और जो वहाँ के लोकल पीजेंट्स जो मजदूर थे, ठीक है, उनको ड्राइव आउट और स्पेनिश रूलर का वहाँ बन गया। इन 1861 में विक्टर एम्यूनल सेकेंड हु प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली, जिसने ये दावा किया कि इटली का एकीकरण होगा। हालांकि मर्च ऑफ द इटालियन पॉपुलेशन, जो अधिकतर जनसंख्या थी इटली की, अमंग होम रेट्स ऑफ इलिटरेट्स वर वेरी हाई, खासकर जिसमें अनपढ़ लोग ज़्यादा थे, इलिटरेट्स ज़्यादा थे, रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। वो लोग ये जो आइडियोलॉजी थी लिबरल नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी इससे अनजान थे। द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गिरबली इन साउथर्न इटली हैड नेवर हर्ड द इटालिया एंड बिलीव्ड ला टीला वॉज विक्टर एम्यूनल्स वाइफ। और इन्होंने कभी भी मतलब इटालिया के बारे में नहीं सुना था, ये सोचते थे कि ला टीलिया जो है विक्टर एम्यूनल्स की वाइफ है। ये देखिए 14A में जो आपको दिया है ये मैप दिया गया है, इसमें देखिए यहाँ पर जो है स्विट्ज़रलैंड है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर दो मैप दिए गए, पहले इस मैप को हम स्टडी करते हैं। तो इस मैप में देखिए स्विट्ज़रलैंड, लोम्बार्डी, वियतनाम, ये सब सेंट मारियो, पेल स्टेट, किंगडम ऑफ बोर, सिसिलिया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये वही स्टेट्स हैं जिसके पीछे यहाँ सारा संघर्ष चल रहा था। और इसके बगल में यहाँ पर अगर हम आते हैं इटली आफ्टर यूनिफाइड। अभी देखिए यूनिफिकेशन से पहले जो इटली था, तो इटली में ये सोवे सर्दिनिया थी, लोम्बार्डी था, वियतनाम था, परमा मॉड, ये सब अलग अलग स्टेट्स थी और अलग अलग कलर से इसको दिखाया भी गया। पर जब ये इसका यूनिफिकेशन हो गया, यूनिफिकेशन के देखिए ईयर्स दिए गए हैं, ये कब हुआ, 1866, 1858, 1858, 60, 1858 इधर, 1870, 1860। तो इसका जब ये एकीकरण हो गया उसके बाद जो देखिए किस तरह से दिख रहा है। इटली आफ्टर यूनिफिकेशन, द मैप शोज द ईयर इन विच डिफरेंट रीजन सीन बिकम अ पार्ट ऑफ इटली यूनिफिकेशन। तो इसमें ये दिखा रहा है कि किस किस ईयर में कौन कौन सा जो है जो एरिया है इटली का, इटली में शामिल हुआ। और यहाँ पर देखिए इसके नेम वाइज दिखा है। तो आप इन दोनों मैप्स की जो है स्टडी अच्छे से कर लेंगे ताकि आपको इसमें कोई भी वो ना हो, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यहाँ पर आपको
ये सन दे रखे। तो अब आपको पता है कि ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया इस सन में हुआ था, ये वाला एरिया इस सन में हुआ था। तो यहाँ पर सन जो दिखाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको इसको लर्न कर लेना है। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, द स्ट्रेंज क्रेज ऑफ ब्रिटेन। अब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं, हमने जर्मनी की बात की, इटली की भी बात की, अब किसकी बात करने जा रहे हैं, ब्रिटेन की। द स्ट्रेंज, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब केस है इसका। द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट्स, जो मॉडल बनाए जाते हैं राष्ट्र का या जो मॉडल स्टेट्स हैं, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कुछ लोग इसके नाम आपने सुना होगा, ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, मतलब महान ब्रिटेन। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशन स्टेट्स, जो यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन हुई नेशन स्टेट्स की, वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल ऑफ रेवोल्यूशन। कोई ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ उथल पुथल हुई या कोई क्रांति हुई। इट वॉज द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, पर इसका जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी प्रक्रिया चली, उसका एक परिणाम था। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रियर और टू द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से पहले कोई भी यहाँ पर ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटीज ऑफ द पीपल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइसेल्स एंड एथेनिक वंस, और जो यहाँ पर पहले लोग रहते थे तो इनको आइसेंस या एथेनिक इस कैटेगरी में बांटा गया था, सच एज इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। इन 4 कैटेगरीज में ये लोग बटे हुए थे। किस किस में बटे हुए थे, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश। ऑल ऑफ दीज एथेनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन, और इन सभी का एक अपना अपना जो था संस्कृति थी, राजनीतिक ट्रेडिशन के अपने थे। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, पर जैसे जैसे इनके पास वेल्थ मतलब इनकी इनकम बढ़ती गई, इंपॉर्टेंस ऑफ पावर, शक्ति बढ़ती चली गई, इनकी शक्ति का महत्व बढ़ता चला गया। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन एंड आइलैंड। तो इन्होंने धीरे धीरे करके अपना प्रभाव जो है दूसरे देशों पर और महाद्वीपों पर भी पहुँचा दिया। द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर ओवर द मोनार्की इन 1688 at the end of a protracted conflict was the instrument through which a nation state with England as its center come to be formed। और इंग्लिश पार्लियामेंट जो सीज हो गई, जिसकी मोनार्की की जो पावर थी 1688 में जो ख़त्म हो गई थी, प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, इसने कॉन्फ्लिक्ट को बचाया। वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट्स एंड इंग्लैंड एट द सेंटर, ये बना। The Act of Union 1707 between England and Scotland was result in the formation of United Kingdom and Great Britain। और जो यूनियन बनी, ठीक है, 77 में इंग्लैंड और स्कॉट के बीच में, तो इसी से यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन बना। इन इफेक्ट प्रभाव में आया। द इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज द इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, और इंग्लैंड जो है अपना प्रभाव स्कॉटलैंड पे जमाने पे कामयाब हुआ। द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हैंडफोर डोमिनेट बाय द इंग्लिश मेंबर। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डोमिनेंट था, जो एकाधिकार था, वो ब्रिटिश मेंबर्स का था। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वॉज सिस्टमेटिकली सप्रेस। जो स्कॉटलैंड का कल्चर था, उनकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थी, उनको सिस्टम बना के उन्होंने ख़त्म कर दिया एकदम, मतलब एकदम कानूनी रूप से जिसको कहेंगे। द कैथोलिक क्लैंस एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ स्कॉट हाईलैंड सफर्ड टेरिबली रिप्रेशन वेयर एवर दे अटेम्प्ट टू सेट द इंडिपेंडेंस। और जो कैथोलिक क्लैंस थे और जो स्कॉट के जो लोग थे वहाँ रहने वाले, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो रिप्रेशन का मतलब होता है दबाव, ठीक है, इसका दबाव भी सहा। और जब वो अटेम्प्ट करते थे अपनी आज़ादी के लिए, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर Gaelic language or wear their national dress, and large number of were forcibly driven out of the homeland। और जो स्कॉटिश हाईलैंड से जो वहाँ के मतलब लोग थे, अधिकतर लोग थे, उनको उनकी लैंग्वेज बोलने के लिए, उनके कल्चर के हिसाब से कपड़ा पहनने के लिए सब लोग बैन हो गया। और कई लोगों को तो उनके होमलैंड से, जहाँ पर वो जन्म हुए थे, जहाँ उनकी ज़मीन थी, वहाँ से भी उनको हटा दिया गया था। आयरलैंड सफ़र आ सिमिलर फेट, और ऐसा ही आयरलैंड के साथ भी हुआ।
इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो कंट्री थी ये दो भागों में डिवाइड थी, एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये मतलब जो क्रिश्चियन लोग होते हैं ये भी दो कैटेगरीज में बटे होते हैं, एक कैथोलिक होते हैं और एक प्रोटेस्टेंट होते हैं। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो ऑर्थोडॉक्स होते हैं, मतलब किसी भी नियम को बहुत सख्ती के साथ पालन करते हैं, जबकि कैथोलिक वैसा नहीं करते। द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू इस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्ज कैथोलिक कंट्री। और इन्होंने क्या किया, इंग्लिश ने जो ये ब्रिटिशर्स थे इन्होंने प्रोटेस्टेंट्स की हेल्प की आयरलैंड में कि वो अपना डोमिनेंस जो कैथोलिक कंट्रीज हैं उसके ऊपर भी बना ले। कैथोलिक रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेड। और कैथोलिक ने विरोध किया कि इनका जो ब्रिटिश का डोमिनेंस है वो हटाया जा सके। आफ्टर फेल रिवोल्ट लेड डाउन वोल्फी टाउन एंड इज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798। और फिर एक रिवोल्ट जो लेड किया वॉल्फटाउन ने, जो आयरिशमैन 1798 में आयरलैंड में, वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम इन 1801। और उसको फोर्सिबली रूप से मतलब ज़बरदस्ती के रूप से 1801 यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ए न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपगेशन ऑफ ए डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। इनका जो अब इन्होंने जो मतलब नया ब्रिटिश नेशन बना था इसका प्रोपगेशन क्या था, मतलब मेन एजेंडा क्या था कि इंग्लिश कल्चर का वर्चस्व हो वहाँ पर। द सिंबल ऑफ अ न्यू ब्रिटेन का नया सिंबल बनाया गया। द ब्रिटिश फ्लैग यूनियन जैक, उनके फ्लैग का नाम क्या है, यूनियन जैक, वो बनाया गया। द नेशनल एंथम, जो नेशनल एंथम उनका है, गॉड सेव आवर नोबल किंग, ये नेशनल एंथम नया इंट्रोड्यूस किया गया। द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई। वर एक्टिवली प्रमोटेड एंड अदर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज सबऑर्डिनेट पार्टनर ऑफ द यूनियन। और बाकी इनको मतलब ज़्यादा प्रमोट किया गया और बाकी लोग जो सबऑर्डिनेटेड पार्टनर मतलब छोटे मोटे पार्टनर बना के इनको इसमें शामिल किया गया था। तो आज हमने जो है ये वाला जो भाग पढ़ा है। अब ये देखिए जिप्सी गरिबाल्डी, इसके बारे में ये आपके पेज पे दिया गया, इसको आप अपने आप से स्टडी करेंगे। और कल जो मैं आपको बताऊंगा विजुअलाइजिंग द नेशन, और उसके बाद ये हमारा जो चैप्टर है ये नहीं विजुअलाइजिंग नेशन है, उसके बाद इंपीरियलिज्म है। तो विजुअलाइजिंग नेशन जो है ये हमको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।